हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। चैप्टर 46 अपने घर में आने की खुशी। तान्या जब उन्हें हवेली के बाहर तक ले आई, प्रखर वहीं बाहर खड़ा हैरान हो गया। उन्हीं के साथ खड़े तान्या के चाचा यानी कि राजेश भी हैरान और दंग रह गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो उनका घर नहीं था और ना ही कभी हो सकता था, क्योंकि ये घर बबीता ने हथिया लिया था। हैरान होकर वे सिर्फ एक बात सोच रहे थे, तान्या हमें यहां क्यों लाई है? क्या वो रास्ता भूल गई है? उन्हें इस तरह सोच में डूबा देखकर तान्या ने उनसे कहा, चाचा, ये हवेली, ये घर हमेशा से मेरा ही था, और अब जब मेरी याददाश्त वापस आ गई है तो मैंने उन्हें वापस ले लिया है। अब ये हमारा है, एक बार फिर से। चाचा के लिए हैरान होने वाली बात तो थी ही, तो उन्होंने तान्या से पूछा, बेटा, बबीता ने ये सब तुम्हें करने कैसे दिया? वो तो बहुत ही चालाक औरत है। तभी तान्या ने उनसे कहा, चाचा, घर के कागजात पर मेरा नाम था, तो वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई और मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए ये घर आज से हमारा है, सिर्फ हमारा। अब चलो भी, बहुत बातें हो गई, चलिए अंदर चलते हैं, आपको आराम भी तो करना है। तभी तान्या ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। चाचा भी प्रखर का सहारा लेकर उसके पीछे पीछे हवेली में जाने लगे, पर अभी भी उन बाप बेटे को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि तान्या ने ये बम फोड़ा तो फोड़ा कैसे। उनके हिसाब से बबीता बहुत शातिर थी, तान्या कैसे कर पाई सब कुछ, इसका उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था। तान्या ने उस बबीता को घर से बाहर निकाल दिया और अब ये घर हमारा है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? ये सच में सच है क्या? उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने सुंदर सजे हुए ड्राइंग रूम में पहुंचकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और के घर आए हों। प्रखर का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो ये सब कुछ देखकर हैरान था और वो हर चीज को छूने में बहुत ही हिचक रहा था। तो उससे अपनी दीदी से पूछा, क्या दीदी, सचमुच यहाँ की हर चीज तुम्हारी है? तभी तान्या ने उसे सीरियस होकर कहा, यहाँ हर चीज, यहाँ तक कि ये घर भी मेरा नहीं, हमारा है, और हम अपनी आगे की जिंदगी यहीं रहेंगे, आराम से, सुकून से। सो प्रखर, ये घर मेरा नहीं, ये घर हमारा है, हमारा, समझे? प्रखर ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। चाचा भी ये देखकर बहुत इमोशनल हो रहे थे, पर वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, इसलिए उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, तान्या, तुमने बबीता को इस घर से बाहर तो निकाल दिया, पर वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। तभी तान्या ने कहा, अगर वो फिर से हमें परेशान करने यहां आई तो मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं चाचा। राजेश भी उस बबीता से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि अगर वो अपनी चाल चल के सब कुछ अपने नाम ना कर लेती तो उन्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने एक बार फिर से तान्या को बबीता के बारे में जताना चाहा। उन्होंने कहा, उसे ऐसे बाहर निकालकर कमजोर मत समझना, वो बहुत शातिर है बेटा। तान्या उन्हें समझा कर कहती है, चाचा, अभी तो उसे बहुत सारे हिसाब लेना बाकी है, मैं जल्द ही उसे वो सब कुछ ले लूंगी जो मेरा है। उसने हमें सताया ना, अब बस देखते जाओ।
दीदी, इस बार मुझे भी साथ में ले चलना। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आप ये सब कुछ कैसे करती हो। लेके चलोगे ना मुझे भी नेक्स्ट टाइम। प्रखर बहुत एक्साइटेड होकर उससे कह रहा था। उसे यकीन था कि तान्या वो सब कुछ कर सकती थी जो वो बोल रही थी। उसे विश्वास था कि वो अपना सब कुछ बबीता और बबीता जैसे लोगों से वापस ले लेगी जिस पर सिर्फ तान्या का हक था। तान्या ने उससे वादा किया और फिर अचानक बात बदल कर उसने कहा, चाचा, आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसीलिए आप अपने रूम में रहकर सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे। मैंने आपके लिए फिलहाल नीचे का कमरा तैयार करवाया है ताकि आपको सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े और आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। राजेश ने हैरान होकर उससे पूछा, सब कुछ सेट भी हो गया? तभी तान्या उनका हाथ पकड़कर उन्हें रूम की तरफ ले जाते हुए कह दिया, हाँ, मैंने कुछ लोगों को बुलवाकर साफ सफाई करवा ली थी और हमारा सामान भी मंगवा लिया था। राजेश उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। बस उन्होंने तान्या से एक ही बात कही और वो थी, थैंक यू बेटा। राजेश का रूम रोशनी भरा और सारी सुविधाओं से भरा हुआ था, जहां राजेश को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का तान्या ने पूरा ध्यान रखा था। तान्या ने उन्हें सॉफ्ट गद्दे पर बिठाया। चारों ओर देखकर, इतना आरामदायक कमरा देखकर उनका दिल भावनाओं से भर गया। जबकि उनकी प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ छिन गया था, उसके बाद से ऐसे कमरे में रहना तो दूर, उन्हें ऐसा कमरा देखना तक नसीब नहीं हुआ था। अब जब अपनी पुरानी हवेली में ये सब लौट आए थे, अपने पुश्तैनी घर में आ चुके थे, तो अंदर ही अंदर बहुत ही शांति, सुख और सुकून महसूस हो रहा था। जहां किस्मत के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ सहा था, अब वही किस्मत उनकी जिंदगी में खुशियां भरने वाली थी। तान्या और प्रखर चाचा के साथ बैठे बैठे बातें करते रहे। वो तब तक वहीं रहे जब तक चाचा को नींद नहीं आई। उसके बाद प्रखर को मौका मिला कि वो पूरी हवेली को अच्छे से देख सके। प्रखर बहुत छोटा था जब उसे इस हवेली से बबीता ने निकाल दिया था और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी आहूजा परिवार की। अब प्रखर बड़ा हो चुका था, चीजें समझने लगा था, इसलिए वो अपनी पूरी हवेली एक बार अच्छे से देखना चाहता था। जब वो छोटा था तब अक्सर उस हवेली में आया करता था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस हवेली में कभी आकर रह भी पाएगा। तभी प्रखर इमोशनल होकर कहता है, दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उस गंदे घर को कभी छोड़ पाएंगे, और अब जब हम इस बड़ी सी हवेली में रहने आ गए हैं, आप मुझे बताओ, ये सच है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? और बस इतना कहते ही प्रखर की आंखों में थमे हुए वो आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत इमोशनल था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत कभी इस तरह से करवट लेगी। जहां पाई पाई को मोहताज था उसका परिवार, वहां आज किस्मत उसे अच्छे दिन भी दिखाएगी। चैप्टर 47। अब उसे खुद पर काम करना शुरू करना था। वैसे तो प्रखर बहुत ही हिम्मत वाला और आशावादी हुआ करता था, पर इतनी गरीबी और उनके बेचार हालातों ने उसे अपने भविष्य को लेकर नाउम्मीद कर दिया था। प्रखर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका लाइफ का स्ट्रगल इस तरह से खत्म होगा। पाई पाई को तरसता हुआ वो परिवार कभी सुख भरे दिन देखेगा, ये ना उसने सोचा था, ना इस बारे में कभी सपना देखा था। इसलिए अचानक इतनी बड़ी हवेली में आ जाना उसे किसी सपने के जैसा लग रहा था। तान्या ने उसे खोया हुआ देखकर कहा, प्रखर, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ जो कभी
तुमने मुझे दी थी। क्या मैं तुम्हें वो याद दिला सकती हूँ? प्रखर उसे हैरानी से देखता है, ये सोचते हुए कि ऐसी कौन सी सलाह थी जो उसने कभी तान्या को दी थी। उतने में तान्या उसे समझाती है, बेटा हमें अपने अतीत में ही नहीं रहना चाहिए, उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ, अब से हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, और इस बात पर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। प्रखर उसे देखता है और मुस्कुरा देता है। उसे याद आ गया कि उसने तान्या को कभी ये समझाया था, एक उम्मीद का आंचल दिया था, और इस उम्मीद के आंचल को दोनों तरफ से थामे रखा था तान्या और प्रखर ने। तान्या उसकी स्माइल देखकर कहती, चलो ये सब छोड़ो और टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। आज तान्या बहुत खुश थी। वो फाइनली प्रखर और राजेश को वो दे पा रही थी जो वो डिजर्व करते थे। तान्या की जीत के लिए वैसे तो ये सिर्फ पहला कदम था, बट तान्या का कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ चुका था इस जीत से, इस हवेली से। रूम की बात सुनते ही प्रखर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसी खुशी के साथ उसने कहा, हाँ चलो चलो। उसका रूम 2nd फ्लोर पर था। उसका रूम भी राजेश के रूम की तरह ही बहुत बड़ा और लग्जूरियस था। उसके रूम में एक बहुत बड़ा वार्डरोब था, बड़ा सा बेड, बेड के साइड में रखी हुई स्टडी टेबल और टेबल पर एक सुंदर सा लैंप और एक बड़ी सी बालकनी जिसका दरवाजा पूरे कांच से बना हुआ था। वो कमरा किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा रूम देखकर प्रखर की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो खुशी के मारे तान्या से पूछने लगा, दीदी सीरियसली क्या ये मेरा कमरा है? तान्या भी उसे मुस्कुरा कर कहती है, हाँ तुम्हें पसंद तो आया ना? बहुत दीदी, कमाल की बात कर रही हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, आप सच में बहुत अच्छी हो। प्रखर बहुत एक्साइटेड था। उसने इस आराम की जिंदगी को ज्यादा नहीं जिया था। वो काफी छोटा सा था जब राजेश और उसके स्ट्रगल भरे दिन शुरू हो गए थे। बट फाइनली किस्मत ने अपनी करवट ली ही ली। उसने कहा, मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। बस इतना बोलते ही प्रखर अचानक से शांत हो गया और उसने कहा, दीदी एक बात मन में आ रही है, क्या मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ? तान्या ने उसकी तरफ देखा और सवालों भरी निगाह के साथ कहा, हाँ, मैं समझी नहीं। प्रखर ने कहा, दीदी आपको बहुत महंगा पड़ा होगा ना? प्रखर ने नोटिस किया कि एक महंगे लैपटॉप के अलावा उसकी बहन ने घर को नया लुक देने के लिए नया फर्नीचर भी खरीदा था, पर इसके लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग खत्म कर दी होगी। तभी तान्या ने उससे कहा, इंसान कभी भी और पैसे कमा सकता है पर खुशियां नहीं। और ये कहकर उसने प्रखर के सिर पर एक टपली दी। तभी उसे वो रात याद आई जब तान्या ने रातों रात लाखों रुपए कमा लिए थे, पर उसे थोड़ी चिंता भी हो रही थी। इसलिए उसने कहा, दीदी मैं कुछ ही दिनों में काम करना शुरू कर दूंगा और घर के खर्च में मैं आपकी हेल्प भी किया करूंगा। आप अकेली नहीं हैं, मुझसे जो हो सकेगा मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत करूंगा। उसकी ये बात सुनकर तान्या ने उससे कहा, उसकी कोई जल्दी नहीं है, उससे पहले मुझे किसी काम में तुम्हारी ज़रूरत होगी और मैं इसके बारे में तुम्हें जल्द ही बताऊंगी। ये सुनकर प्रखर हैरान हो गया और पूछे बिना रह नहीं सका। उसने कहा, मेरी हेल्प? किस चीज़ में दीदी? उसे लगा कि तान्या को
प्रखर की क्या जरूरत पड़ने लगी? तान्या तो अपने आप में एक सुपर अमेजिंग और स्मार्ट लड़की है जिसे किसी चीज में किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। तान्या ने कहा, जल्द ही बताऊंगी, तब तक काम पर मत जाना, घर पर रहकर चाचा की देखभाल करना और इसमें मेरी हेल्प करना। तान्या ने उसकी बात टालते हुए कहा। प्रखर ने बिना कुछ और पूछे उसे प्रॉमिस किया और कहा, ठीक है दीदी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, अब भी और तब भी। हाँ, बस मुझे बता देना। और ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अपनी इतनी टैलेंटेड बहन के कुछ काम आ सकूं। प्रखर दिलो जान से अपनी बहन की मदद करना चाहता था। तभी तान्या उसे जाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब आराम कर लो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, अब तुम और तुम्हारा रूम। पर अचानक पीछे से प्रखर उसे आवाज देता है और कहता है, दीदी, क्या आपने अपने लिए नए कपड़े और मेकअप खरीदा? तान्या ने उसे चौंक कर देखा और सोचा, इसने ऐसा क्यों पूछा? प्रखर उसके करीब आया। उसे पता था कि उसने खुद पर कुछ भी खर्च नहीं किया होगा, अपने लिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा होगा। फिर वो उसे समझाने लगा। उसने कहा, दीदी, आई थिंक आपको खुद पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आप अभी यंग और सुंदर हो, इसीलिए आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको नीचा दिखाता रहेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रही हो। तान्या उसी पल समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। वो अभी भी अनु की उस दिन की बातों को अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पाया था और आज भी कहीं ना कहीं वो अनु की बातों में ही अटका हुआ था। तान्या को अपनी लुक्स की इतनी परवाह नहीं थी, पर अब जब वो अपनी इमेज मेंटेन करना अफोर्ड कर सकती थी तो उसके पास खुद को ना संवारने का कोई रीजन नहीं था। प्लस प्रखर कहीं ना कहीं सही तो कह रहा था कि उसके ढंग से ना रहने की वजह से उसे उसके लुक्स के लिए कोई भी नीचा दिखाता रहेगा। शायद ये सही नहीं होगा। तान्या इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसने कहा, मैं समझती हूँ प्रखर, और याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर तान्या वहां से चली गई। वो अपने पुराने कमरे में ही रह रही थी। बबीता ने उस घर को हथियाने के बाद उसने तान्या का रूम एक स्टोर रूम में बदल दिया था, पर तान्या ने उसे ठीक करवा लिया था। वो कोई भी रूम खुद के लिए चुन सकती थी, पर उसने अपने पुराने कमरे में ही रहना पसंद किया। ये रूम उसे आज भी उतना ही प्यारा था जितना पहले हुआ करता था। तान्या एक बड़े से मिरर के आगे खड़े होकर खुद को करीब से निहार रही थी। वो बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं थी, उसकी हाइट बस यही कोई 5 फीट के आसपास थी। उसके फीचर्स अच्छे हुआ करते थे, टांगे भी अच्छी थी, पर इतने सालों के बुरे हालातों में कड़ी मेहनत ने उसके मासूम और सुंदर चेहरे को झुर्रियों में कहीं छुपा दिया था। इन सब के साथ उसके पुराने कपड़ों ने भी उसे भीड़ में कहीं खो दिया था। बट थैंकफुली भगवान ने उसे बहुत सुंदर बनाया था, तो उसे विश्वास था कि थोड़े टाइम और कोशिश से वो अपना खूबसूरत चेहरा फिर से ढूंढ लेगी और वो उसे मिल भी जाएगा। वो अपनी टीनेज में एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जिसे अपने मेकअप और अपने लुक से बहुत प्यार हुआ करता था। इसीलिए उसे भरोसा था कि अब जब चाहे वो पहले जैसी सुंदर बन सकती है। और जैसे ही कहा जाता है, खूबसूरती रास्ते में नहीं आती, एक खूबसूरती ना रास्ते में आती है ना सस्ते में आती है, ये अपने साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आती है। उसने पिछले कुछ दिनों में अपने सारे पैसे खत्म कर दिए थे। उसके पास मेकओवर के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। हालांकि उसके लिए पैसे कमाना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो जब चाहे जैसे चाहे अच्छे खासे पैसे जुटा सकती थी और इस बार उसे और ज्यादा पैसे कमाने थे।
वो कुछ लाखों रुपए से संतुष्ट नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस बार उसकी उम्मीद भी बड़ी थी और मकसद भी। इस बार उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वो अपने दिनों को और भी ज्यादा सुधार सके। अब उसे खुद पर काम करना शुरू करना था। चैप्टर 48 आदित्य की कंपनी का आईपी एड्रेस। अब उसका गरीबी की गंदगी में रहना बहुत हो चुका था। तान्या अब बड़े सपने, बड़े मकसद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। उसके फ्यूचर को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे, पर उन्हें पूरा करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तान्या जब जॉब करती थी तब वो पूरे पैसे खर्च करने के मामले में बिल्कुल नहीं सोचा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो और पैसे कमा सकती है। वो जितना भी कमाती थी उसे खर्च कर देती थी, इसीलिए उसका अकाउंट मोस्टली खाली ही रहता था। तब उसका सारा फोकस सिर्फ पैसे कमाने में था और फिर उसे खर्च करने में ही लगा रहता। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कभी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी पैसे बचाने की आदत बिल्कुल नहीं थी और वो अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर दुनिया में ही बिताती रहती थी। उसके हिसाब से उसका इस स्किल में मास्टर होना उसे कभी भी पैसे कमा कर दे सकता था। जब वो चाहे जितने पैसे चाहे वो कमा सकती थी, पर बुरी किस्मत ने उसे उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया, अमीर से बहुत गरीब बना दिया और तब जाकर उसे पैसों की अहमियत पता चली। अब वो हर एक पैसे की कदर करना सीख चुकी थी। उन्हें खर्च ना करने के बजाय उन्हें संभाल कर रखना सीख चुकी थी। अब उसे और पैसे चाहिए थे। पैसे कमाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, पर थोड़े से समय में बहुत सारे पैसे कमाना काफी कठिन था। उसके बेटे यानी कि आरफ का बर्थडे आ रहा था और वो ऐसी हालत में वहां नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वहां उसे कोई नीचा दिखाए और उसकी वजह से आरफ को शर्मिंदा होना पड़े। इसका मतलब ये था कि उसको कंप्लीट मेकओवर के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। इतने पैसे मुझे मिलेंगे कहाँ से? तान्या के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। तान्या ने अपना नया खरीदा हुआ लैपटॉप स्टार्ट किया और इंटरनेट पर सर्च करने लगी कि कहाँ से पैसे कमाए जाए। वो पहले जैसा सेम काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे वो लोग उसे आसानी से ढूंढ लेते और उसे बेमतलब की परेशानी झेलनी पड़ती और इस तरीके से उसे बहुत सारी एनर्जी यूज होती थी। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि इस काम में पैसे कमाने की एक लिमिट थी, जिससे उसे शांति नहीं मिलती। उसने कुछ और टाइम इंटरनेट पर ढूंढने में लगाया, उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने बबीता के पास जाकर अपनी बाकी की जायदाद मांगने का भी सोचा, पर उसे पता था कि वो बहुत जल्दी हो जाएगा और वहां बबीता के अलावा आरती भी होगी। उसे उन दोनों को नीचा गिराना था और उन्हें नीचा दिखाना था, इससे पहले कि वो उसके पापा की जायदाद पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। इसलिए प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकती थी, पर तब तक उसके पास पैसे कहां से आते? अब भी ये सवाल बहुत बड़ा था। तान्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक हैकिंग फोरम पर जाना डिसाइड किया, जो उसकी शिकार भरी आंखों में अभी तक छुपा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि जो उस दिन उसने किया था, उसकी वजह से पूरी हैकिंग कम्युनिटी में सिर्फ उसका ही नाम छाया हुआ है और सब उसे ही ढूंढ रहे थे। 002 का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं लग पाया था, इसलिए उसकी तलाश अब भी जारी थी। उसे ढूंढने के लिए कुछ इनाम भी रखे गए थे।
प्राइज मनी देखकर तान्या की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने एक बार तो सोचा कि वो खुद को बेच ही दे और सबको बता ही दे कि वो ही है 002। वो खुद को शाबाशी देकर आगे देखने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये जानकर कि हर कोई हैकिंग कम्युनिटी में सिर्फ 002 के बारे में बात कर रहा था। तब उसने देखा कि उसको किसी ने चैलेंज किया है और विनिंग प्राइज है 1 करोड़ रुपए का। उसके पास कुछ और अच्छा ऑप्शन भी नहीं था, तो उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक अकाउंट यूज करके किसी के आईपी एड्रेस को हैक कर लिया, पर जैसे ही उसे एक्सेस मिला उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि जल्द ही उसे पता चला कि वो आदित्य की कंपनी का आईपी एड्रेस था। 002 क्वेश्चन मार्क। अपोजिट पार्टी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। उन्होंने उसे उसी वक्त मैसेज किया, ये पूछते हुए कि क्या वही है 002। तभी तान्या को एहसास हुआ कि वो उसके लैपटॉप को हैक करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तान्या अपने लैपटॉप में सिक्योरिटी लगाकर उसे बचा ली। उसे बचाने में लग चुकी थी और उसके करारे जवाब भी भेज चुकी थी। उत्सुकता बिल्ली को मार देती है, इसलिए या तो रुक जाओ, नहीं तो इस बात के लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। अब जब तुम मुझे पहचान गए हो तो क्या ये फेयर नहीं होगा कि मुझे भी पता चले कि तुम कौन हो। 002 के इस सवाल को सुनकर आदित्य हैरान था। 002 ने पूछा, तुम आदित्य ओबेरॉय हो? तान्या ने उससे ये सवाल पूछा, जबकि वो जानती थी कि हाँ, ये वही था। तभी आदित्य ने उससे कहा, 002, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं बहुत इम्प्रेस भी हूँ। क्या तुम हमारी कंपनी के लिए काम करने में इंटरेस्टेड हो? इस सवाल को सुनकर तान्या भी वैसे स्तब्ध रह गई जैसे आप और मैं। 002 को अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए आदित्य बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था, बट क्या 002 उसकी कंपनी को ज्वाइन करेगी? पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। चैप्टर 49, आदित्य के सामने उसकी आइडेंटिटी का राज खुलना। आदित्य ने 002 से सिर्फ एक ही सवाल पूछा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं काफी इम्प्रेस भी हूं तुमसे। सो क्या तुम हमारी कंपनी के लिए काम करना पसंद करोगे? आदित्य ने वो चैलेंज इसलिए किया था ताकि वो 002 को अपनी कंपनी में ला सके। प्राइज मनी भी बढ़िया था, सो इसे देखकर 002 का वहां पहुंचना एक लाजमी बात थी। आदित्य बस 002 को अपनी कंपनी में चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि 002 एक बहुत ही होनहार हैकर है और उसे ऐसा टैलेंट वेस्ट होना गवारा नहीं था। काफी लंबे समय के बाद आदित्य को अपने कंपटीशन में कोई मिला था। आदित्य उससे काफी इम्प्रेस था। आदित्य की कंपनी के नाम की वजह से उसे भरोसा था कि 002 उसकी ऑनलाइन ब्रांच को ज्वाइन करने से मना नहीं कर पाएगा। आदित्य पूरे विश्वास के साथ उसकी हाँ का इंतजार कर रहा था, पर उसे हैरानी तब हुई जब 002 ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसके जवाब में उसने सिर्फ इतना ही लिखा, नॉट इंटरेस्टेड। इतना कहकर 002 उनकी बातचीत से चला गया, यानी कि ऑफलाइन हो गया, और उसने अपने सारे सबूत वहां से मिटा दिए। आदित्य ने उसी वक्त उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुआ। उसे 002 का कोई नामो निशान नहीं मिला। अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर नॉट इंटरेस्टेड लिखा हुआ देखकर आदित्य बहुत चिढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम कितना खराब हो चुका है कि उसे कुछ समय में सिर्फ रिजेक्शन ही मिल रहे हैं। उसे न जाने क्यों 002 के इस रिजेक्शन से
तान्या की याद आई। हालांकि 002 के टैलेंट को देखकर वो बहुत इम्प्रेस था और उसने उसकी बातचीत के दौरान उसकी पहचान जानने की कोशिश की थी, पर फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। ये 002 तो बहुत ही ज्यादा जीनियस लग रहा था कि इसने एडवांस में ही अपना सब कुछ ब्लॉक कर दिया था। 002 के बिना सोचे मना करने के कॉन्फिडेंस से आदित्य को लग रहा था कि शायद वो कुछ जाना पहचाना सा है। अच्छे जीनियस आसानी से अपनी पहचान सबके सामने नहीं आने देते, इस बात से आदित्य वाकिफ था। इस इंसिडेंट के बाद आदित्य की 002 के बारे में जानने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे लगा कि आखिर ये है कौन जिसने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया, वो भी बिना सोचे समझे। इसके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। उस बातचीत से बाहर आने के बाद तान्या के चेहरे से होश उड़ चुके थे। वो आदित्य को इस अनवांटेड अटेंशन को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि वो आगे से और भी ज्यादा संभल कर रहेगी और ध्यान रखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आदित्य से किसी भी मामले में जुड़े रहे। क्या पता उसके पास और कितने तरीके हो उसे नीचा दिखाने के लिए। तान्या अब भी शायद आदित्य को समझ नहीं पाई थी और फिर उसने सोचा, ऐसा लगता है कि अब इस हैकिंग फोरम में काम करने का आइडिया अच्छा नहीं है। 002 को ढूंढने के लिए न जाने आदित्य और क्या क्या करेगा। पर तान्या ने हार नहीं मानी थी। उसे लगता था कि अगर आज इसका सलूशन नहीं मिला तो कल हमेशा आता ही है। हो सकता है कल इसका सलूशन मिल जाए। उसे नहीं पता था कि कल का दिन उसके लिए और भी ज्यादा परेशानियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होगा। हवेली में आने के बाद प्रखर बहुत खुश था। उसने सोचा कि वो आज खुद सबके लिए खाना बनाएगा, इसलिए वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार चला गया। उसने प्लान किया था कि वो ब्रेकफास्ट से पहले वापस आ जाएगा। तान्या ने ब्रेकफास्ट बनाया भी, उसके लिए आगे से रखा भी। सुबह से दोपहर हो गई पर वो अब तक नहीं लौटा। राजेश को चिंता होने लगी। उन्होंने तान्या से पूछा, क्या प्रखर अब तक बाजार से नहीं लौटा क्या? तभी तान्या ने राजेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। काफी बेल बजने के बाद भी प्रखर ने फोन नहीं उठाया। तान्या ने 2-4 बार उसे और कॉल कनेक्ट करने की कोशिश की। इस बार काफी घंटियां बजने के बाद जाकर प्रखर ने फाइनली फोन उठा ही लिया। प्रखर डरी हुई सी आवाज में कहता है, दीदी आपने मुझे फोन क्यों किया है? तान्या प्रखर को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी डरी हुई आवाज सुनकर वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, कहाँ हो तुम? अभी तक बाजार से वापस क्यों नहीं आए? प्रखर ने जवाब दिया, अरे दीदी मैं आपको बताना भूल गया, मेरे प्रोफेसर का कॉल आया था। वो मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मैं कॉलेज आ गया। आप मेरा इंतजार मत करना, मैं आ जाऊंगा। तान्या उसकी डरी हुई आवाज सुनकर सब कुछ समझ चुकी थी। उसने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। तान्या ने उससे सीधे एक ही सवाल पूछा, तुम कहाँ हो? और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। प्रखर डरी हुई आवाज में कहता है, कॉलोनी के गेट पर। ठीक है, इतना कहकर तान्या ने फोन कट कर दिया और राजेश से उसने कहा, चाचा प्रखर अपने कॉलेज गया है अपनी पढ़ाई के कुछ काम से। उसने कहा है कि हम उसका इंतज़ार ना करें। मैं बाहर जाकर आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या खाएंगे आप? राजेश बहुत सीधे साधे थे, तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही थी और उन्होंने कहा, बेटा तुम जो भी लाओगी मैं खा लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, आप तब तक आराम करना, ठीक है? मैं आकर आपको बुला लूँगी।
ये कहकर तान्या जाने लगी। उसने कहा, ठीक है जाओ, पर ज़्यादा कुछ मत खरीदना, हम सिर्फ 2 ही हैं, तो खुद को ज़्यादा परेशान मत करना, और हाँ, जल्दी आ जाना। चैप्टर 50, प्रखर बना टारगेट। तान्या राजेश का आशीर्वाद लेकर निकल तो गई, ये कहकर कि वह बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर आ रही है, और राजेश ने उसे जल्दी आने के लिए कहा और आराम करने लगे। वो जिस एरिया में रहते थे वो काफ़ी बड़ा था, इसके लिए उसे गेट तक पहुंचने में तान्या को काफ़ी चलना पड़ा। थोड़ी ही दूर जब वो पहुंच चुकी तो उसने देखा कि प्रखर गेट के पास एक पेड़ के नीचे एक ऐसे ही बेंच पर बैठा था। उसने करीब जाकर देखा तो प्रखर का मुंह लटका हुआ था, उसकी शर्ट फटी हुई थी और वो रस्सी से बंधा हुआ था। उसे ऐसा देखकर वो बहुत डर गई, और डरना स्वाभाविक भी था। तान्या दौड़कर उसके पास पहुंची। तान्या ने उसका नाम पुकारा। तान्या की आवाज सुनकर प्रखर ने अपना सिर उठाया और अपनी शर्म भरी डरी हुई आवाज में उसने कहा, दीदी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसे ऐसी हालत में देखे। तान्या अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। उसके चेहरे पर इतने घाव थे, इतने कट थे। ऐसी हालत देखकर तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था और रोना भी। तान्या ने उसका सर उठाया, उसके माथे पर लगी चोट को देखा, उससे खून निकल रहा था, और उससे गुस्से से पूछा, ये सब किसने किया? बताओ प्रखर, ये सब किसने किया? तान्या काफी इमोशनल थी, पर वो काफी स्ट्रांग भी थी। ये वक्त इमोशन का नहीं था, वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। प्रखर ने उसकी बहन की आंखों में गुस्सा देखकर उसे झूठी स्माइल देते हुए कहा, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मामूली सी चोट है, सिर्फ दिखने में बड़ी लग रही है। तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने प्रखर की बात को काटते हुए उसे फिर से पूछा, मैंने पूछा ये किसने किया? तान्या देखने में बहुत गंदी सी और अजीब सी लगती थी, पर वो उस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ती जिसे अपनी हद पार की हो। और स्पेशली अगर तान्या के परिवार पे कोई आंच आए तो तान्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और उसके लिए हद सिर्फ इतनी थी कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए जिनसे वो प्यार करती थी और जिन्हें अपना परिवार मानती थी। उसे प्यार करने वाले या उसके लिए परिवार के नाम पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस 2 ही थे। वो थे राजेश और प्रखर। प्रखर बचपन से ही बहुत प्यारा और दयालु लड़का था, और वो तान्या के लिए एक बहुत प्यारा छोटा सा भाई था। उसके शरीर पर इतने घाव देखकर तान्या का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उस इंसान को भी कभी माफ नहीं करती जिसने प्रखर पर हाथ लगाया हो। तान्या बार बार प्रखर से गुस्से में बस एक ही बात पूछती रही, मुझे बताओ ये किसने किया है? प्रखर भी थक हार कर बोल पड़ा, मुझे नहीं पता दीदी। जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो 2 आदमी मेरे सामने आ रहे थे। वो जानबूझकर मुझसे भिड़े। मेरी गलती ना होने पर भी मैंने उनसे माफ़ी मांगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे धक्का देने के लिए एक सबक सिखाएंगे। दीदी आई एम सॉरी कि मैं इतना बेकार, इतना कमज़ोर हूँ, पर सच में मैंने बहुत कोशिश की उनसे लड़ने की, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं थी, और वो 2 लोग थे। आई एम सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। प्रखर की बातें सुनकर तान्या उन 2 लोगों के बारे में सोचती रही। उसके मन में सिर्फ गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि वो उन दोनों आदमियों को छोड़ेगी नहीं, पर इसके लिए सबसे पहले उसे पता करना होगा कि वो लोग आखिर थे कौन। तान्या उससे और सवाल पूछने लगी, ये सब कहाँ हुआ और कब हुआ? अब प्रखर उसे सीधे सीधे जवाब दे रहा था। उसने बताया, दीदी यहीं
100 मीटर नीचे। तान्या ने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए उससे कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारी ड्रेसिंग करवाते हैं। प्रखर ने तान्या का सहारा खुद को उठाने की कोशिश की, पर उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और वो बेंच पर ही गिर पड़ा। उसका चेहरा और पीला पड़ चुका था। वो जोर लगाकर ही बोल रहा था, दीदी मुझे यहीं थोड़ी देर आराम करने दो। तान्या ने उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। वो उसे ऐसे देखकर डर गई। उसने सिर्फ इतना ही कहा, यहीं इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। तान्या ने उसे इतना बोला और उसके पास ही खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। प्रखर की हालत जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा खराब थी। उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। वो हॉस्पिटल पहुंचते ही बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, अगर आप एक भी मिनट और लेट हो जाते तो उसकी जान खतरे में आ जाती। आप बिल्कुल सही टाइम पर इसे हॉस्पिटल लाए हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तान्या को गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि प्रखर ने खुद का ख्याल क्यों नहीं रखा, और जब उसके साथ ऐसा हो रहा था तो उसने एक बार भी उसे कॉल करके क्यों नहीं बताया। हालांकि ये समय प्रखर से नाराज होने का नहीं था, इसीलिए उसने अपना गुस्सा भूलकर उन 2 आदमियों को ढूंढने का सोचा। फिर उसने उन सिक्योरिटी गार्ड से उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहा। ये वही सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने बबीता को बाहर निकालने में उसकी हेल्प की।